गुड मॉर्निंग टू ऑल। ज्ञानदूत कार्यक्रम के इस सेशन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड टाइप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने बायनॉर्मल एक्सपेंशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉर्मल एक्सपेंशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिफरेंट है और कहाँ यूज में लिया जाता है वो हम देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन किए, दोनों का ही बेस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन दोनों में हमारे पास n नंबर मतलब इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल लिमिटेड था और फाइनाइट नंबर था। पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, बिकॉज व्हेन n the number of trial is very large or it's also known as a infinite number। यहाँ पे n नंबर बहुत बड़ा होता है and neither p which is denoted by success and q for failure, ना तो p और ना q बहुत छोटा नंबर होता है। तो n नंबर इनफाइनाइट जाने की वजह से हम इसे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेस मानते हैं और उसके थ्रू हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फीचर्स देखते हैं ऑफ नॉर्मल कर्व। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत जरूरी है, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट फीचर इस पे ही बेस्ड है शेप। इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। नॉर्मली आप देख सकते हैं ये एक बेल शेप की तरह होती है, बेल बनी हुई होती है और सिमेट्रिकल होता है, मीन्स दोनों पार्ट्स बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड को डिनोट किया जाता है। तो ये एकदम सिमेट्रिकल माना जाता है। सेकंड फीचर देखते हैं, पोजीशन ऑफ मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं। दे आर फाउंड इन द मिड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप में बिल्कुल मिडिल में सेंट्रल लाइन में तीनों की पोजीशन होती है एंड डिस्ट्रीब्यूट द एरिया ऑफ कर्व इन इक्वली टू पार्ट। और ये जो सेंट्रल लाइन है वो दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एरिया को, मीन्स 50% 50%, क्योंकि ओवरऑल एरिया इज नोन एज 100%, मीन्स इक्वलेंट टू सम ऑफ वन प्रोबेबिलिटी। थर्ड है असिम्पटोटिक। असिम्पटोटिक का मतलब क्या है? As the distance of the curve from the mean increases, the curve comes closer and closer to the axis but never touches it। ये कहता है कि हम इसका कर्व शेप, इसकी अगर शेप देखें तो कर्व लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पार्ट्स इंक्रीज होता जाएगा, क्लोज टू क्लोज होता जाएगा एक ये स्ट्रेट एक्सिस लाइन के, पर कभी भी ये दोनों लाइन कर्व शेप का एजेस एंड एक्सिस लाइन कभी भी टच नहीं होगी, एक दूसरे को कभी भी मिलती हुई नहीं मिलेगी। इसीलिए इस मॉडल को असिम्पटोटिक मॉडल बोला जाता है। एरिया अंडर द कर्व इज 100%। ये कर्व शेप के अंदर जो एरिया है जिसे हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो इसे 100% प्रोबेबिलिटी या 1 बोला जाता है। पूरा एरिया कवर होता है 1। अब टू इक्वल पार्ट्स में मीन मीडियन मोड और द सेंट्रल टेंडेंसी इसे डिवाइड करती है, तो 50% लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज 50% राइट हैंड साइड। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बायनॉर्मल एक्सपेंशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट होती है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिलेशनशिप चलता है, मीन विच इज डिनोटेड बाय x बार इक्वल टू 0। अगर मीन 0 होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज 1 के इक्वलेंट माना जाता है और कंप्यूट किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं z इक्वल टू x माइनस एक्स बार
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम ये टर्म्स को देख लेते हैं। z का मतलब यहाँ पे क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम z वैल्यू निकालते हैं। तो z इज वैल्यू विच रिप्रेजेंट द एरिया और द प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व एरिया। तो z हमारा क्या करेगा? ये एक्सिस लाइन, यहाँ पे हम z की वैल्यू को डिनोट करते हैं और ये z की वैल्यूज कर्व शेप के अंदर जो एरिया है उसको बताता है, कितना परसेंट एरिया कवर किया जाता है और उसकी क्या वैल्यू है। मीन ऑब्लिक म्यू, मीन और म्यू क्या है दोनों में डिफरेंस? अगर हम सैंपल के लिए बारे में बात करते हैं, एक सैंपल की बात की जाती है तो हम मीन यूज में ले सकते हैं उसके एवरेज के लिए। हम पॉपुलेशन के मीन की बात करते हैं तो हम म्यू काम में लेते हैं। तो आपको बुक में दोनों ही यूज में मिलेंगे, कहीं पे मीन होगा और कहीं पे म्यू होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मीन इज अ सेंट्रल लाइन विच इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बिल्कुल बीच में जो सेंट्रल लाइन होगी वो दो इक्वल पार्ट्स में पूरे एरिया को डिवाइड करेगी 0.5 0.5, क्योंकि टोटल एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वलेंट टू 1 से। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे या फिर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। आगे आता है x इक्वल टू r, मतलब सक्सेस नंबर जो पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, और इसे आप रिक्वायर्ड नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा बेस है। जब भी हम कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरी है कि हम एक डायग्राम बनाएं। वो हमेशा बेल शेप्ड होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री का मतलब ना तो लेफ्ट साइड ना राइट साइड होगा, सिमेट्रिकल होगा और वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अब आ जाते हैं हम z मतलब जो एरिया की, z मतलब द पर्टिकुलर वैल्यू जो एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए हमारे पास टेबल वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। क्वेश्चन में गिवन होता है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। हमेशा z की वैल्यू को कहाँ से देखा जाता है? आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रल लाइन, सेंट्रल टेंडेंसी पे मीन मीडियन मोड हमारे सिचुएटेड होते हैं, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो वहां से एरिया देखा जाता है। एरिया मे बी इन लेफ्ट साइड और द राइट साइड, डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, इनफाइनाइट नंबर है, पहले ही बात बताई गई है क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एंड राइट हैंड साइड में प्लस। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे -0.5, -1, -1.5, -2, सो ऑन। सिमिलरली 0 बीच में आ जाएगा। एंड अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो वो एरिया पॉजिटिव में इंक्रीज होता जाता है। बट हमेशा जो भी वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मेजर करने के लिए हम एक्चुअल मीन सेंट्रल वैल्यू से उसका डिस्टेंस को मेजर करते हैं और एरिया को की प्रोबेबिलिटी एंड प्रपोर्शन को शो करते हैं। तो हमेशा टेबल में होगा डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, values are 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ लेफ्ट साइड एरिया। अगर हम लेफ्ट साइड के कर रहे हैं मीन से तो ये हो जाएगा 0.19146। अगर हमारी z की वैल्यू 0.5 है तो, अगर 1 है तो 0.34134 एंड सो ऑन। याद रहे लेफ्ट एंड राइट में सिर्फ यही होता है, लेफ्ट साइड है मतलब वो माइनस में होगा, राइट साइड में शो हो रहा है तो हम उसे पॉजिटिव में शो करेंगे। ओवरऑल वैल्यूज दोनों की सेम ही होती है, पर एक माइनस होगी और एक प्लस में होगी। अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन से पहले एक बहुत बेस समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मीन गिवन है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4। नाउ टू फाइंड आउट probability, which is denoted by capital P, probability of if x number or the r number is more than 20. हमें किसकी probability निकालनी है? If r is और x is more than 20, और किसके थ्रू निकालनी है? थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
ये z की वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी या टेबल वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, z के लिए फॉर्मूला यूज में लेंगे, लेकिन उससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका पहले डायग्राम बना ले। एक बेल शेप्ड सिमेट्रिकल हमने डायग्राम बनाया जिसमें नीचे है एक्सिस जिसमें हम z की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली इन द मिडिल पॉइंट जहां पे हम दोनों एरिया को 50-50% में डिवाइड करते हैं, वहां हमारा मीन मीडियन मोड होता है। तो मीन हमारे पास 12 गिवन है। अब आप इसे x बार लिख सकते हैं या म्यू, डिपेंड करेगा कि ये मीन सैंपल का है या पॉपुलेशन का है। तो ये आ गया अपने पास 12। इसी के साथ में अब हमसे पूछा गया टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इफ x नंबर इज मोर देन 20 से बड़ा हो। तो अगर मीन एवरेज नंबर मीन अगर 12 है तो 20 डेफिनेटली लेफ्ट राइट हैंड साइड में ही आएगा, क्योंकि 12 अगर एवरेज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो 12 से बड़े नंबर नहीं आएंगे। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 20। यहाँ पे भी है x जो रिक्वायर्ड नंबर है वो बड़ा होना चाहिए 20 से। तो एक अप्रॉक्स लाइन हमने डॉटेड लाइन खींची है, वहां पे हमने पुट कर दिया x को, x जिसकी वैल्यू है 20, बट हमें चाहिए x से मोर देन 20, इसलिए हमें जो एरिया चाहिए जिसे हमने हाईलाइट किया है वो एरिया फाइंड आउट करना है। मीन से सेंट्रल लाइन से मीन्स मीन से x है 20 है ये एरिया, लेकिन हमें चाहिए मोर देन एरिया जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, शेडेड वन कर रखा है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। छोटी सी चीज समझने वाली जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही 50-50% है, मतलब 0.5 एंड 0.5। अब हमें 0.5 में भी जो एरिया चाहिए वो चाहिए मोर देन 20। तो मोर देन में हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम z के थ्रू निकालेंगे प्रॉपर एरिया, मीन से लेके x तक का, मतलब 20 तक का, और उसे 0.5 में से माइनस करके रिमेनिंग मोर देन वाला प्रपोर्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूले के अंदर, z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू की जगह मीन भी लिख सकते हैं आप। z की वैल्यू z इक्वल टू x हमारा पास 20 है क्योंकि 20 मोर देन 20 रिक्वायर्ड नंबर पूछा गया है, मीन 12 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। तो इस इक्वेशन पे z की वैल्यू निकल के आई है 2। z का मतलब वैल्यू विच इज रिप्रेजेंट द एरिया। एक्सेस लाइन पे 2 आएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 2। अब 2 ये डॉटेड लाइन है, पर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन से x तक का जो वैल्यू है z की वैल्यू 2, उस पे जो एरिया कवर हो रहा है, तो हम देखते हैं 2 पे हमारा एरिया का प्रपोर्शन कितना आ रहा है, कितना एरिया कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास 0 to 2 एंड 0 to 1 की वैल्यू गिवन है। 0 मतलब हो गया हम जो एक पैरामीटर स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, मीन को हम 0 लेके चल रहे हैं। 0 से x जहां पे हमने वैल्यू निकाली है z की 2, तो वो एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 0.4772। तो ये एरिया जिसको मैंने मार्क कर रखा है ये है 0.4772, बट मुझे चाहिए मोर देन 20। तो मोर देन का मतलब हम 0.5 टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मोर देन एरिया निकल के आएगा, जिसको मैंने शेडेड कर रखा है। 0.5 माइनस 0.4772। नाउ मोर देन 20 proportion or the probability is 0.0228। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। एक चीज और ध्यान में रखना है, नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर z की वैल्यू से हम फाइंड आउट करते हैं एरिया और द प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है उसके बेसिस पे हो सकता है हमसे एरिया पूछा गया हो सकता है हमसे कांस्टेंट वैल्यू पूछी गई हो। तो हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसी के साथ इसी का ही बेस एक सिंपल क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली विद द सेम इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास मीन है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, वही सेम एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर मैंने चेंज कर दिया टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इफ x इज
लेस देन और इक्वल टू 8 टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इफ x नंबर, मतलब r नंबर जो पूछा जा रहा है वो छोटा होगा या बराबर होगा 8 से, राइट तो अब इसमें भी वही पहले इक्वेशन बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे आएगा। मीन हमारे पास 12 गिवन है, एक्सेस जो हमारे पास दे रखी है इसमें हम z की वैल्यू डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा कैसे पता चलेगा? जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है लेस देन और इक्वल टू 8। तो अगर मीन एवरेज 12 है तो 8 नंबर हमेशा 8 नंबर डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। तो ओरिजिनल सेंट्रल लाइन मतलब मीन से हम x डिनोट कर देंगे डॉटेड लाइन से, दैट इज 8। लेकिन 8 नहीं चाहिए, हमें लेस देन और इक्वल टू 8 चाहिए। तो शेडेड वाला एरिया बिल्कुल लास्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल लास्ट का एरिया ही हमें रिक्वायर्ड 1 होगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए विद द सेम मैनर, अगर पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0.5 है तो पहले हम ओरिजिनल मीन से 8 x की वैल्यू, जहां हमें x इक्वल टू 8 है वहां पे z की वैल्यू फाइंड आउट करके वो एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको 0.5 में से माइनस कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x यहाँ पे 8 है, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। ऑलरेडी आपका आंसर माइनस में आएगा, तो z की वैल्यू क्या आई है? -1। इट मीन्स वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। 0 आपकी बिल्कुल मीन सेंट्रल लाइन होती है, वहां से हम -1 डिनोट कर देंगे जहां हमने x इक्वल टू 8 लिखा है और द डॉटेड लाइन। तो मीन से लेके x तक का जो एरिया है वो कवर किया जा रहा है, कितना प्रपोर्शन है? -1 की हम वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। 0 to 1, z की वैल्यू 0 to 1 दे रखी है 0.3413। अब चाहे लेफ्ट हो या राइट साइड हो दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये निकल के आया हमारा 1 पे है तो 0.3413, लेकिन हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 8। तो और बिल्कुल लास्ट वाला एरिया चाहिए, तो हम 0.5 में से माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस 0.3413, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.1587 विच इज कवर्ड बाय द एरिया। किसकी प्रोबेबिलिटी है? इफ x नंबर और द रिक्वायर्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 8। होपफुली आप लोग को बेस समझ में आया होगा। अब इसी के आगे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सपोज दैट द लाइफ ऑफ गैस सिलेंडर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दे दिया, गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू हो रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया जा रहा है। The life of a gas cylinder is normally distributed with a mean, एवरेज कितना है? विद अ मीन ऑफ 40 डेज। 40 डेज इनकी लाइफ मानी गई है ऑन एन एवरेज, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 5 डेज। ओके, इफ एट अ टाइम 10,000 सिलेंडर्स आर इशूड टू कस्टमर्स को टोटल 10,000 इशू किए गए हैं। नाउ हाउ मेनी विल नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर अ 35 डेज? 35 डेज के बाद कितने सिलेंडर्स को रिप्लेस किया जाएगा? नाउ द नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो काफी चीजें इसमें दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है हम वो चेक करते हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मीन 40 डेज, सिलेंडर्स का जो नॉर्मली कंजम्पशन है वो 40 डेज दे रखा है, इट मींस x बार इक्वल टू 40 डेज। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 डेज गिवन है। n नंबर, टोटल नंबर ऑफ द सिलेंडर्स 10,000 गिवन है क्वेश्चन में, एंड रिप्लेसमेंट किसका पूछा गया है? हाउ मेनी डेज? 35 डेज में कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स को हम रिप्लेस करेंगे जहां डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया जा रहा है। तो x नंबर और द रिक्वायर्ड नंबर इज 35। ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम पहले वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाएंगे। सिमेट्रिकल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट्रल लाइन पे हम क्या करेंगे? मीन 40 डेज क्वेश्चन में गिवन है, हमने मेंशन कर दिया।
अब मीन अगर 40 डेज है एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज 35 डेज में हम कितने रिप्लेस करेंगे वो नंबर निकालना है। तो 35 इज अ लेस देन नंबर, मीन्स वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी कौन सा प्रपोर्शन होगा, क्या पूरा एरिया पूछा गया है? यहाँ पे एग्जैक्टली 35 डेज में पूछा गया है, ना लेस देन है ना मोर देन है। तो हम ओरिजिनल मीन से हमेशा कहाँ से लेते हैं? सेंट्रल लाइन से, जहां मीन डिनोटेड है, मीन को हम पैरामीटर 0 देते हैं, वहां से ही हम एक डॉटेड लाइन शो करेंगे, वहां पे x रिक्वायर्ड नंबर 35 लिख देंगे। अब x में हमारी z की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होती है, फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। नाउ z इक्वल टू x minus x bar divided by standard deviation. Required number is 35 days minus 40 divided by 5. तो z की वैल्यू निकल के आ रही है -5, -5 पे सॉरी -1 पे हमारे पास जो वैल्यू है ऑलरेडी टेबल हम देख चुके हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। तो -1 पे z की वैल्यू जो एरिया रिप्रेजेंट करती है वो है 0.3413। तो हमें यही एरिया चाहिए, सेंट्रल लाइन से 35 के बीच वाला शेडेड एरिया, जिसमें एरिया और प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शन कवर किया जा रहा है 0.3413। लेकिन हमसे पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ सिलेंडर रिप्लेस्ड, कितने डेज के अंदर? 35 डेज के अंदर। तो ये तो प्रपोर्शन है, अब हमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रपोर्शन को, तो एक्सपेक्टेड नंबर निकल के आ जाएगा 3413 सिलेंडर्स को रिप्लेस किया जा सकता है या जरूरत पड़ सकती है इन 35 डेज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी। अब इसी के साथ में एक और अच्छा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करती हूँ। द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मार्क्स है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज में लिया गया है। अब 10% गेट मोर देन 75 मार्क्स। 10% the proportion or the probability is given more than 75 marks and 20% get less than 40 marks. ठीक है, find out the mean and standard deviation of the distribution. हमारे पास इस क्वेश्चन में मीन भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास एरिया और प्रपोर्शन दे रखा है। x एक जगह दे रखा है 75 मोर देन मार्क्स, हमें निकालना होगा जहां पे x है 75, उससे मोर देन का हमें एरिया चाहिए और वैल्यू चाहिए। एक जगह है 20%, प्रपोर्शन इज 20% विच इज लेस देन 40 मार्क्स, जहां पे 40 से नीचे वाले मार्क्स हैं, तो ये हम निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ही z की वैल्यूज भी दे रखी हैं कुछ और एरिया भी दे रखा है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वैल्यू के थ्रू एरिया कवर किया जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चंस में हमारे पास हमें z की वैल्यू हम फॉर्मूले के थ्रू निकालते थे क्योंकि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एरिया गिवन है 10% एंड देन 20%। डायग्राम से हम ये फाइंड आउट करेंगे और उसके थ्रू हम z की वैल्यू तक पहुंचेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन के बाद हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, z इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा था? ओके, मार्क्स दे रखे हैं 20%, 10% प्रपोर्शन है, तो हम ये अज्यूम करते हैं और नॉर्मली पूरा एरिया होता है 100%। तो अगर वो कह रहा है 10% मार्क्स किसके आ रहा है? 75 और मोर देन मार्क्स का प्रपोर्शन है 10%। तो एवरेज अगर हम देखें तो वो 50% मार्क्स होगा, सेंट्रल लाइन बिल्कुल एवरेज 50 होगा। तो अगर 75 मार्क्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आएगा राइट हैंड साइड में। अब 75 मार्क्स से हमें मोर देन चाहिए, उसका प्रपोर्शन हमारे पास कितना दे रखा है? 10%। तो जो शेडेड लाइन है हम वहां पे ऑलरेडी एरिया लिख देंगे 10%, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। x हमारे पास मार्क्स गिवन है 75 और मोर देन चाहिए, वो हमने मेंशन कर दिया। पर हमें पता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वली डिवाइडेड है 0.5 एंड 0.5 में। अगर
मोर देन 75 मार्क्स का प्रपोर्शन 20% है, तो रिमेनिंग वन हो जाएगा 40%, मीन्स इक्वलेंट टू 0.4%। क्योंकि ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हम z का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा सेंट्रल लाइन से ही हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया। तो सेंट्रल लाइन 0 से हम चलेंगे, तो पहले ये एरिया देखा जाएगा 0.4, उसके बाद हम 10% पे पहुंचेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें 20% दे रखा है लेस देन 40% मार्क्स, तो 40% मार्क्स कहाँ आएंगे, अगर हम ये मान के चलते हैं 50 इज एवरेज मार्क्स 100 में से, तो 40 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी लेस देन 40% मार्क्स होगा, तो बिल्कुल वो लेफ्ट के बिल्कुल साइड में माना जाएगा शेडेड लाइन। लेकिन हम हमेशा जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, z की वैल्यू लेते हैं, वो एक्चुअल सेंट्रल लाइन से लेते हैं। तो ये लेस देन 40 मार्क्स का जो एरिया है वो 20% दे रखा है। नाउ टू रिमेनिंग वन एरिया कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% को हम डिनोट 0.3 से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस बनेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं 20% लेस देन, अच्छा ओके, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आपके पास क्या दे रखी है वैल्यू, z की वैल्यूज देखनी है। इधर हम चलते हैं राइट हैंड साइड में 0 से लेके 75, तो यहाँ पे ओके यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रखा है, तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं। x हमारे पास जो मार्क्स दे रखे हैं वो है 40, माइनस मीन हमारे पास मिसिंग है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दे रखा। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में z की वैल्यू गिवन है, z की कौन सी वैल्यू पुट की जाएगी वो हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखिए 40 सेंट्रल लाइन मीन से 40 मतलब जो हमने x की वैल्यू डॉटेड लाइन से मेंशन की है वो एरिया कवर किया जा रहा है 30%। 30% का मतलब हो गया 0.3, तो 0.3 पे हम अपनी वैल्यू देखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैंने कहा था यहाँ पे प्रोसेस उल्टा चल रहा है। एरिया कितना है 0.3, 0.3 पे हमारे पास z की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.84, 0.3 का मतलब हो गया 30% एरिया, जिसे 0.2995 है, राउंड अप करेंगे तो 0.3 होगा। वहां पे z की वैल्यू आ रही है 0.84। ध्यान रखना है अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो माइनस में होगी z की वैल्यू, राइट हैंड साइड में है तो प्लस में होगी। बस ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। आ जाते हैं हम अपने वापस से क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 40 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज मिसिंग वन इक्वलेंट टू, अब z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो हमने माइनस करके वो आ जाएगी माइनस 0.84। क्यों है, क्योंकि ये किसकी निकली है 0.3 जो एरिया हमने निकाला है 0.2 को 0.5 में से माइनस करके उसकी z वैल्यू है माइनस 0.84, वो हमने मेंशन कर दी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन निकल बन के आ जाएगी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x बार माइनस 0.84 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 40। ये हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो x है 75, अब हमें जो एरिया दे रखा है 0.4 है, 0.4 पे z की क्या वैल्यू होगी वो हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं वापस से फटाफट से। तो 0.4 पे जो एरिया है 0.4 एरिया के थ्रू z की वैल्यू आ रही है 1.28, लेकिन ये राइट हैंड साइड में है तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी। इससे भी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी हमारे पास, वो इक्वेशन हो जाएगी 75 माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू z वैल्यू। नाउ z की जगह मैं z की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 1.28 पॉजिटिव। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई x बार प्लस 1.28 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 75। दो इक्वेशन बनेगी तभी हमारे पास मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा, एक इक्वेशन से नहीं हो सकता। दोनों इक्वेशंस बन चुकी है, एक थी लेस देन
और एक दी मोर देन 75% मार्क्स एंड लेस देन 40% मार्क्स। इन दोनों की हमने इक्वेशंस बना ली। इसे हमने सॉल्व किया, कॉमन फैक्टर है, साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल के आई 16.51। स्टैंडर्ड डेविएशन एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख देते हैं। x बार प्लस 1.28 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वैल्यू रखते हैं 16.51 इक्वल टू 75। नाउ हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन में डाल के वैल्यू 53.87। इन शॉर्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मीन नहीं था, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, और हमारे पास एरिया गिवन था। तो हम एरिया से z की वैल्यू पे पहुंचे। z की वैल्यू से हमने दो इक्वेशंस बनाई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पहले एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद दूसरी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई। ये था इसका दूसरा टाइप। होपफुली आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आया होगा। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तीनों टाइप, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का बेस कंप्लीट किया है। थैंक यू।